बिहार के सिवान का वो समय जब शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। अगर किसी के घर पे कोई झंडा लगा है तो वो शहाबुद्दीन की पार्टी का होना चाहिए था। अगर किसी ने दूसरे पार्टी का झंडा लगा दिया तो वो जिंदा नहीं बचता था। साथ ही साथ उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त या उसके दूर दूर तक कोई चाहने वाला, उन सबको गोली मार दिया करता था। शहाबुद्दीन का नाम तब ज्यादा चर्चा में आया जब उसने दो भाइयों को तेजाब से नहला के मार डाला था। इस माफिया की दहशत लोगों में इतना थी कि वहां के रिपोर्टर भी उसके बारे में लिखने से कतराते थे। कतराते क्या थे, लिखते ही नहीं थे। अगर लिख दिया तो उसे बीच बाजार में गोली मार देते थे। पुलिस, वकील, जज सब इसके आगे बेबस थे। एसपी डीएसपी को तो सबके सामने थप्पड़ जड़ देता था, जैसे इसे कोई खौफ ही नहीं। कमर में हमेशा अपनी बंदूक खोस के चलना, राइफल का झुंड रखना, ऐसा जैसे कि इसके अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत कहां से आई। तो आइए आज की इस घटना में हम जाने कि कैसे इस माफिया ने अपना एक एम्पेरियर खड़ा किया था। इसकी सरकार चलती थी। अगर कोई भी मसला होता था, जमीन का, लड़ाई का या किसी तरीका का भी कोई मसला हो, तो लोग पुलिस के पास नहीं जाते थे। अगर कुछ लोग पुलिस के पास चल भी जाते थे तो पुलिस वाले बोलते थे कि आप शहाबुद्दीन के पास चले जाइए, वो आपके मसलों का हल करेगा। शहाबुद्दीन लोगों को छोटे छोटे मदद कर कर उनका मसीहा बन गया, उनका ईश्वर बन गया। डॉक्टरों को उसने आदेश दिया कि किसी भी मरीज का इलाज जो है कि करने का जो फीस है वो 25 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये फरमान एक डॉक्टर के लिए नहीं होता था, पूरे डॉक्टरों के लिए होता था, और सब ऐसा करते थे। हालांकि उसने वहां पे, यानी कि जो उसका गांव था प्रतापपुर, वहां पे उसने मेडिकल कॉलेज भी बनाया था। लोगों की कुछ मदद भी करता था जिससे कि लोगों के दिल पे छा सके। लेकिन उसका क्राइम ग्राफ इतना बड़ा था कि उसके सारे अच्छे काम धूमिल थे, छोटे थे, बहुत ही प्यादे जैसा। तो आइए इस घटना को हम लोग डिटेल में जाने। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 16 अगस्त 2004 बिहार सिवान, और सिवान में गौशाला रोड, वहां पे चंदा बाबू नाम के एक शख्स का मकान था। और वहां पे उनके बड़े बेटे राजीव का किराना स्टोर था, और उसके और दो भाई थे, गिरीश और सतीश। उस वक्त जो चंदा बाबू थे वो पटना में थे। तो जो गुंडे थे, यानी कि वो राजीव के दुकान पे आते हैं, मारपीट करते हैं और 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं बतौर रंगदारी। लेकिन उस समय जो बड़ा बेटा था राजीव, वो बोलता है कि पिताजी है नहीं, पिताजी आएंगे तो वो बात करेंगे, आपको पैसे देंगे। लेकिन वो मानते नहीं है। वो तकरीबन 7-8 जो गुंडे थे वो बदतमीजी करते हैं। तो जो राजीव का छोटा भाई था सतीश और गिरीश, तो गिरीश बाथरूम में जाता है और बाथरूम में उस वक्त जो एसिड से साफ किया जाता था उसको एक मग में लाता है और मग से उस एसिड को उन लोगों पे छिड़कता है। अब उस वक्त वो लोग वहां से भाग जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो पूरे झुंड के रूप में आते हैं और तीनों भाइयों को वहां से बंधक बना लिया जाता है। जो राजीव था बड़ा भाई, सतीश और गिरीश, और तीनों को
उस जगह से थोड़ी दूर पे ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। और बोला जाता है ये भी कि उसी जगह पे शहाबुद्दीन आता है। जब उसे पता चलती है कि उसके लोगों पे उन तीनों भाइयों ने हल्का से एसिड फेंका था अपने बीच बचाव के लिए, तो इसमें शहाबुद्दीन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक फरमान वहीं पे सुना देता है कि इनको एसिड से जला के मार दो। जबकि उस वक्त शहाबुद्दीन जेल में था और जेल से वो इस घटना के बारे में सुनता है तो आता है। अब यही होता है, सतीश और गिरीश को पेड़ से लटका के बांध दिया जाता है और उनके ऊपर एसिड डालकर, एसिड से नहलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। और इसी के बीच जो भाई था राजीव, वो किसी ना तरीके से वहां पे एक ट्रैक्टर पार हो रही थी जो अनाज की बोरियां सारी लेके जा रही थी, तो उसमें वो छिप छाप के किसी तरह से भाग जाता है यूपी। हालांकि बाद में उसकी भी 2014 में हत्या कर दी गई थी जब वो कोर्ट में गवाही देने के लिए आया था। और उसकी, हालांकि राजीव की शादी को मात्र 18 दिन हुए थे और 18 दिन के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। अब ये जो घटना थी शहाबुद्दीन की एसिड से जला के मार देने वाली, ये बहुत ही वायरल हो गई। सिवान में तो डर था ही, सिवान के लोग उसके खिलाफ, लोग तो छोड़िए, ना प्रेस मुंह खोलती थी, ना पुलिस और ना ही नेता, क्योंकि उसके ऊपर लालू यादव का हाथ था। और लालू यादव को एक ऐसा फेस चाहिए था, एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय का वोट ला सके। भले ही शहाबुद्दीन को लालू यादव छोटी मछली समझते थे, लेकिन बाद में लालू यादव को भी लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है। और ये मगरमच्छ इतना बड़ा हो गया था कि जिससे बाद में लालू यादव तक डरता था। बहुत सारे मामलों में यह भी कहा जाता है कि लालू यादव जब शहाबुद्दीन को बहुत सारे चीजों के लिए फोन करता था, बात करने के लिए, तो शहाबुद्दीन लालू यादव का फोन को नेग्लेक्ट कर देता था, इनकार कर देता था। हालांकि बहुत सारे खबर यह भी आती है कि जब शहाबुद्दीन जेल में था तो लालू यादव जेल में शहाबुद्दीन से मिलने जाते थे और उसे बहुत ही फख्र से बोलते थे कि ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन लालू यादव जैसे नेताओं को तो ऐसा ही मोहरा चाहिए जो कि हर एक जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट में उनका वोट बैंक का काम करे और वो हमेशा सत्ता में बने रहें। तो सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे प्यादों की जरूरत होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये शख्स था, ये क्रिमिनल था, एक प्यादा था लालू यादव का, शहाबुद्दीन। अब जब चंदा बाबू के दोनों बेटों को एसिड से जला के मार दिया गया था तो वो पटना से आते हैं, लेकिन फोन पे ही उनके रिश्तेदार और जो मोहल्ले के लोग थे अगल बगल के, वो मना करते थे कि अब आप सिवान आके क्या करेंगे, मत आइए, वरना आप लोगों की भी हत्या हो सकती है, हो सकती नहीं है, हत्या कर देगा शहाबुद्दीन। इन सब डर से जो चंदा बाबू थे वो दूर रहे भी, लेकिन अपने बेटों को इंसाफ दिलाने के लिए वो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए, नेता लोग के पास गए, एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ जाए और कोई गवाही दे या कोई रिपोर्ट दर्ज करवाए। लालू यादव भी मना कर दिए। जब चंदा बाबू गए इस विषय में मिलने के लिए, रहम की भीख मांगने गए थे कि मेरे दो बेटे गिरीश और सतीश की तो हत्या कर दी गई, जो राजीव हुआ उसकी जान बख्श दिया जाए। लेकिन लालू यादव ने भी ये कह दिया था कि ये मामला जो है सिवान का है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं। दरअसल बात यह था कि लालू यादव भी शहाबुद्दीन से बहुत डरते थे, लेकिन चंदा बाबू लगे रहे हैं, कभी डीएसपी कभी एसपी, उसके बाद कहीं ना कहीं डीआईजी तक अपनी बात रख के किसी न किसी तरह से प्रयास करके जो ये मुकदमा है वो शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज करवा भी दी जाती है, दर्ज हो भी जाता है। और शहाबुद्दीन को इन दोनों भाइयों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा भी हो गई थी। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने 40 से भी ज्यादा मर्डर किए थे, लेकिन मामला
गिरीश और सतीश के मर्डर में, और एक व्यक्ति की हत्या की थी शहाबुद्दीन ने। उसके एवज में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन कहा जाता है कि ये भी, जेल भी उसका घर था। वो जेल से अपने सारे काम करता था। जेल के अंदर से ही वो अपना जो जनता सुनवाई जो दरबार है वो लगाता था, लोगों की समस्या हल करता था। जब मन करता तब जेल से बाहर आ जाता। ये भी कहा जाता था कि वो जेल में दिन में रहता और रात में वो अपने घर में रहता था। इस तरह की बड़ी बड़ी कहानियां जो है कि शहाबुद्दीन से जुड़ी हुई है। एक कहानी ये भी है कि एक बार जो वहां के एसपी थे बच्चू सिंह मीना, वो प्रतापपुर वाले जो मकान है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसके घर पे वो पूरी फोर्स को लेके जाते हैं। शहाबुद्दीन को अरेस्ट करने के लिए नहीं, उसका इनकाउंटर करने के लिए। लेकिन पहले से ही शहाबुद्दीन को थाने का एक जो मुंशी होता है वो फोन करके बोल देता है कि इस बार पुलिस आपके पास जा रही है। शहाबुद्दीन बोलता है कि नहीं, हम संभाल लेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो मुंशी बोलता है कि इस बार पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं जा रही है, आपका एनकाउंटर करने के लिए जा रही है। शहाबुद्दीन करता क्या था कि जो सिवान और उसका जो प्रतापपुर का जो एरिया था, उससे 15-20 किलोमीटर आगे की जो रोड होती है ना, सड़क को तोड़ देता था। हर जगह चमचमाती सड़क थी, बेहतरीन सड़क थी, लेकिन जो उसके मकान तक पहुंचने वाली जो रास्ता था 20 किलोमीटर तक को ऐसी गड्ढे बना देता था कि जो गाड़ियां हैं वो 10 और 15 के स्पीड में चलती थी, जिससे कि शहाबुद्दीन को पूरी तैयारी करने का मौका मिल जाता था। और उस दिन भी वही हुआ जब एसपी बच्चू सिंह मीना जाते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, और तब तक शहाबुद्दीन को इंफॉर्मेशन मिल जाता है और वो अपने लोगों के साथ पहले से तैनात हो जाता है AK-47 लेके। पुलिस का उसे बिल्कुल भी खौफ नहीं था। आप सोच सकते हैं कि एक अपराधी इतना बड़ा पावर और इतना निर्भय कि वो पुलिस से मुठभेड़ करने के लिए, दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता। लालू यादव का हाथ था, पूरा सपोर्ट था। पुलिस जैसे ही पहुंचती है उसके आवाज पे, चारों तरफ से AK-47 से पुलिस पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस समय पुलिस वालों के पास राइफल होती थी, एक बार में एक गोली चल रही थी। लेकिन शहाबुद्दीन के घर तरफ से ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां AK-47 से दागी जा रही थी। पुलिस के तरफ से तकरीबन 1000 राउंड गोलियां चलाई गई थी और शहाबुद्दीन की तरफ से 5000 गोलियां। सोच सकते हैं आप, AK-47 था उनके पास। जब उस एनकाउंटर में बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और तकरीबन जो शहाबुद्दीन के जो गैंगस्टर थे 15 से 16 गैंगस्टर भी मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही एनकाउंटर दोपहर से स्टार्ट होकर रात में खत्म होती है, तब तक शहाबुद्दीन अपने घर से वहां से चला जाता है, अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को लेके वहां से चला जाता है। पुलिस को वहां से AK-47, नाइट विजन जो कैमरा होता है रात में देखने वाला, वो हैंड ग्रेनेड, वॉकी टॉकी, ये सारी चीजें मिली। और ये सारी चीजें थी मेड इन पाकिस्तान की बनी हुई। अब ये सब मामला और संगीन हो गया था। अब तो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। लेकिन अभी भी लालू यादव का पूरा सपोर्ट और पूरा पावर था, इसलिए शहाबुद्दीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो बच्चू सिंह मीना थे, उन्होंने उसके घर में काफी तोड़फाड़ की थी। ये जो इनकाउंटर हुआ था उसमें शहाबुद्दीन बहुत गुस्सा हो गया था और एक पत्रकार को उसने बताया था कि बच्चू सिंह मीना को राजस्थान तक खदेड़ के मारेंगे। सोच लीजिए कितना कॉन्फिडेंट था। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं। बहुत सारे आर्टिकल और न्यूज़पेपर के माध्यम से यह भी कहा जाता है कि उसे अरेस्ट करने के लिए और वहां पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो CRPF की स्पेशल बटालियन वाली फोर्स होती है वो भी तैनात की गई थी सिवान में। तो इस तरह की कहानियां जो थी शहाबुद्दीन की थी। अच्छा, एक कहानी ये भी थी, जब बच्चू सिंह मीना जो थे वो SP थे और वहां के जो DM थे मोहम्मद राशिद खान,
तो बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि डीएम जो है ये भी मुस्लिम है, तो ये भी शहाबुद्दीन की हेल्प के लिए इनको भेजा गया है और राजनीतिक नजरिया से जोड़ के देखा भी जा रहा था। लेकिन ऐसा था नहीं, डीएम ईमानदार थे। लेकिन यहां पे खेल और भी उल्टा होने वाला था, क्योंकि लालू यादव की सरकार थी, पूरा हार्डकोर क्रिमिनल था लालू यादव भी। अच्छा, इस इनकाउंटर के बाद सरकारी कार्रवाई शुरू होती है और एसपी सहित जो मीना थे और जो डीएम थे खान साहब, उन सारे अधिकारियों का तबादला हुआ और बिहार सरकार के जो मंत्री थे शिवानंद तिवारी, उनके नेतृत्व में मंत्रियों का एक टीम जाता है इनकाउंटर वाले जगह पे और वो लोग एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज देते हैं। और वो लोग का कहना रहता है, यानी कि आरजेडी का, कि इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार देते हैं वो लोग और इनकाउंटर को फेक बताया जाता है। और जो क्रिमिनल AK-47 से गोलियां चला रहे थे पुलिस के ऊपर, उन मृतकों को, यानी कि जो क्रिमिनल थे, उनको 2.5 लाख रुपए भी दिया गया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी भी दी गई। तो ऐसी थी लालू यादव की सरकार उस समय, क्रिमिनलों की पोसने वाली सरकार। और यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो आरजेडी के नेता थे लालू यादव के खास शिवानंद तिवारी, वो बोल दिए कि पुलिस ही घटिया थी, पुलिस ही क्रूर थी। वो लोगों ने अच्छे बहुत महान हमारे शहाबुद्दीन साहब को झूठे खिलाफ में फंसाने तथा उनको मर्डर करने का प्रयास किया गया, अवैध हथियार रखने के मामले में फंसाया गया। तो इस तरह से लालू यादव जो है शहाबुद्दीन को प्रोटेक्ट करता था और इसलिए शहाबुद्दीन का हिम्मत जो है कि 7वें आसमान पे था और वो किसी को कुछ नहीं समझता था। शहाबुद्दीन का राज चलता था। सिवान में ना कोर्ट मायने रखता था, ना पुलिस वाले, कुछ भी नहीं। हर मामले की सुनवाई शहाबुद्दीन के अदालत में होती थी, शहाबुद्दीन के दरबार में होती थी। शहाबुद्दीन को लोग साहेब नाम से बोलते थे। शायद मेरी वीडियो कुछ लोगों को अच्छी लगे और कुछ लोगों को बुरी भी लगे, क्योंकि जो शहाबुद्दीन के समर्थक है उन्हें तो बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है। लेकिन जुर्म और डॉन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनकी उम्र बहुत छोटी होती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब 2021 में तिहाड़ जेल में ही कोरोना से शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है, तो उसके बाद उसी के 2 लोग थे, रईस खान और अयूब खान, जो शहाबुद्दीन के फैमिली के खिलाफ हो गए। और शहाबुद्दीन की जो बीवी है हिना साहब, उसने आके मीडिया में यह भी कहा था कि हमारी फैमिली को जो अयूब खान और रईस खान है उससे खतरा है, तो हो सकता है कि हम लोग सिवान भी छोड़ दें। तो दोस्तों, यही कहा जाता है कि क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, कितना भी धन दौलत कमा ले, उसका जो अंजाम होता है बहुत बुरा होता है। न कभी शहाबुद्दीन ने सपने में सोचा होगा और ना शहाबुद्दीन के फैमिली ने कि उसे भी, जो उतना बड़ा डॉन था, उतना बड़ा क्रिमिनल था, उसका परिवार उसी जगह पे डरेगा और उस जगह को छोड़ने की बात करेगा या सोचेगा। जो शहाबुद्दीन था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने आर्ट्स से मास्टर की डिग्री ले रखी थी और राजनीतिक विज्ञान में PhD का डिग्री भी ले रखा था। उसने शुरुआत में जनता दल के टिकट पे विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन लालू प्रसाद द्वारा राजद की गठन के साथ ही उसका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। उस समय कहा जाता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो भी करे उसे कानून कार्रवाइयों से छूट प्राप्त थी और उसे सत्ता का पूर्ण संरक्षण मिला हुआ था, यानी कि वो कुछ भी कर सकता था। उसे लालू यादव पूरे छूट दे के रख सकते थे। 2 बार शहाबुद्दीन विधायक बना था और 4 बार सांसद रहा था। शहाबुद्दीन को कोई देख के ये नहीं बोल सकता था कि इतना ये हार्डकोर क्रिमिनल है। बहुत सिंपल, कम बोलने वाला और बहुत ही लहजे वाला बॉडी लैंग्वेज। लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा क्रिमिनल बनेगा। कोई भी इसके अगेंस्ट अगर इलेक्शन में खड़ा होता था तो वो जिंदा नहीं रहता था, सरेआम गोलियों से भून दिया जाता था।
लोगों में इतना दहशत था कि उसके खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़ा होता नहीं था। और वो फिल्मों की तरह इलेक्शन में बैलेट बॉक्स को नहीं लूटता था। वहां पे उसके गुर्गे रहते थे। अगर भैया लालटेन छाप पे वोट देने आए हो तो ठीक है, और किस पे वोट देने आए हो? कमल छाप पे, चल भाग यहां से, तुम्हारा वोट हो गया। वहीं से मार धाड़ के उसको भगा दिया जाता था। एक बार शहाबुद्दीन का एक दोस्त जो उसी के कॉलेज में था, उसी के खिलाफ खड़ा हुआ था, जिसका नाम चंद्रशेखर था। उसे जीतता देख वो एक्चुअली चंद्रशेखर शहाबुद्दीन के बारे में कुछ बोल रहा था। बीच बाजार में, बीच मंच पे चंद्रशेखर को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। एक और शख्स जिसका नाम आता है बार बार शहाबुद्दीन के साथ जुड़ा हुआ, ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव भी काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे शहाबुद्दीन को। वो सिवान से अपराध को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। इसके लिए उनका सिवान से जितना जरूरी था, उन्होंने कई बार और कई जो इलेक्शन होते हैं उसमें ओम प्रकाश यादव जीत भी लिए थे, जिसपे शहाबुद्दीन ने, जब आमना सामना हो गया था शहाबुद्दीन और ओम प्रकाश यादव का, तो ओम प्रकाश यादव को बहुत पिटाई किया था, जिससे ओम प्रकाश यादव बेहोश भी हो गए थे। तब से ओम प्रकाश यादव ने कसम खा ली थी कि अब जो ये आतंक है सिवान से शहाबुद्दीन का, उसको खत्म करके रहेंगे। ओम प्रकाश यादव अपनी बीबी के जो सिंदूर है वो पहले ही पूछ दिए थे, मंगलसूत्र भी हटा दिए थे, और बोल दिया था कि अब मेरा जो मुकाबला है ये शहाबुद्दीन के साथ है, तो इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब जो इसका अपराध जगत का जो खेल चल रहा है सिवान में, इसको हम साफ करके रहेंगे। एक बार तो ये भी ओम प्रकाश यादव अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जो शहाबुद्दीन था उसने ओम प्रकाश यादव की पत्नी को फोन किया था कि तुम विधवा होना चाहती हो, जो तुम्हारा पति इलेक्शन में खड़ा हो रहा। तो उस पर उनकी बीवी ने कहा था कि आप मर्द हैं तो बेहतर होगा कि मर्द से बात करें। खैर बहुत अच्छा जवाब था ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल के लिए। जब ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल से सामना हो जाता है तो लोग क्या सोचेंगे, आर या पार। यही ओम प्रकाश यादव और उनकी फैमिली ने भी सोचा था। अच्छा, जब एक बार तिहाड़ जेल से जो शहाबुद्दीन है छूटे थे, तो उनको रिसीव करने के लिए तकरीबन 2700 गाड़ियां आई थी। और एक वीडियो में बहुत ही जोर से वायरल हुआ था कि जो 2700 गाड़ियां हैं टोल प्लाजे से बिना टोल दिए पार होती गई, और टोल कर्मियों के भी बेचारों की हिम्मत नहीं कि रोक के उनसे पैसा ले, उन्हें भी अपनी जान प्यारी थी। तो इस तरह का जो घटनाएं हैं, हालांकि उस वक्त तक अब जो है नीतीश कुमार की सरकार थी, जदयू की, तो चीजें जो है कि अब बहुत सारी बदलाव आ चुकी थी। जब लालू यादव की सरकार गई तो कहीं ना कहीं अब जो है पहले वाली पकड़ और मजबूती नहीं थी, कमजोर होते गए लालू यादव भी और ये बाहुबली भी जो शहाबुद्दीन थे। तो ये थी इस क्रिमिनल की हार्डकोर कहानी। इस पे हम पार्ट 2 और बताएंगे। बहुत सारी चीजें जो है कि छूट जाती हैं। 1 घंटा या 1.5 घंटा एक क्रिमिनल के बारे में बताना बहुत ही थोड़ा सा टफ हो जाता है और आपको भी बोरियत लगती है। इस शख्स का मैंने इंटरव्यू देखा था आज तकरीबन 4-5 महीने पहले, जब से आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब से पहले। तो इसका इतना सरल स्वभाव और इतना नॉर्मल बिहेव देखकर मुझे लगा, कंफ्यूज हो गया कि नहीं, ये शख्स तो ऐसा गलत अपराधी हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इसको सिस्टम, पॉलिटिक्स और ये पुलिस ने फंसाया हो। लेकिन एक दिन पूरा स्टडी करते करते, रिसर्च करते करते आपकी अदालत में इसका पूरा इंटरव्यू हमने देखा और बहुत सारे रिपोर्ट्स इसके देखे, बहुत सारे वीडियो देखे, तो कहीं ना कहीं हमें भी अंदाजा हुआ कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है और ऐसे क्रिमिनलों को पनपने से पहले ही रोक देना चाहिए। लेकिन लालू यादव जैसे जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, ऐसे क्रिमिनलों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हम पार्ट 2 शहाबुद्दीन पे जरूर बनाएंगे।